अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुसलमानों को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो एक अलग वतन हासिल कर लें। वो वजह आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में 1857 की जंग आज़ादी के बारे में सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे। अंग्रेज़ बरसगीर में कैसे दाखिल हुआ, पहली एक क्वेश्चन हमारा ये है। 1498 में एक पुर्तगाली जहाज़रान था जिसे वास्को डी गामा कहते हैं। वो रास उम्मीद का चक्कर काटकर मशरिकी अफ्रीका के साहिल पर पहुंच गया। वहां से एक अरब जहाज़रान की मदद अब उसने हासिल की और वहां से वो जनूबी बरसगीर की बंदरगाह जिसका नाम कालीकट था वहां पहुंच गया। कालीकट के हिंदू राजा ने पुर्तगाली जहाज़रानों का खूब इस्तकबाल किया, खूब आवभगत की उनकी और तजारत के लिए खासी उनको मराहत भी दे दी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बरसगीर में कदम जमाने लग गए। आहिस्ता आहिस्ता पुर्तगालियों ने आकर आबाद होना शुरू कर दिया। यहाँ यूरोप की दूसरी अक़वाम भी जैसा कि वलंदेज़ी, हिस्पानवी, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ भी दूसरे बड़े आज़मों में कदम जमाने शुरू कर दिए उन्होंने। पहले इन अक़वाम ने तजारत का नेम लेकर वो मकामी आबादी को लूटना शुरू कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता किलाबंदियाँ करके हम अपने कदम जमाना शुरू कर दिए। इस तरह उन्होंने अपनी नौबादियात कायम कर ली। यहीं से मुसलमानों की गुलामी के दौर का आगाज़ शुरू हो गया। बरसगीर में वास्को डी गामा की आमद के बाद यूरोपीय ताजरों का सिलसिला जो था वो चलता गया। 16वीं सदी ईस्वी में चूँकि मुकामी हुक्मरानों में नफाक था, उनकी आपस में नहीं बनती थी और उनकी फ़ौजी क़ुव्वत भी बहुत ही कमज़ोर थी, वो पुर्तगालियों की रेशा दवानियों का मुकाबला ही ना कर सके। इसलिए पुर्तगालियों ने गवा जो भारत में एक इलाका है और इसके इर्द गिर्द के साहिली इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन इलाकों के बाशिंदों पर काफ़ी जुल्म और सितम भी किया और किलाबंदियाँ और लूट खसोट शुरू करके खूब दौलत कमाई। पुर्तगालियों की देखा देखी यूरोप की कई दीगर अक़वाम ने बरसगीर से तजारत शुरू की। इनमें फ्रांसीसी भी शामिल थे और अंग्रेज़ भी। फ्रांसीसियों ने भी अंग्रेज़ों की तरह तजारत की गर्ज से पांडिचेरी का एक भारतीय के साहिली इलाके में कदम जमाना शुरू कर दिए और तजारत के साथ साथ बरसगीर में अपना इक़्तिदार भी कायम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर करने लगे और उन्होंने इसका इजहार भी किया। किलाबंदियाँ कायम करके जब मुख्तलिफ इलाकों पर उन्होंने कब्जे कर लिए तो अंग्रेज़ों के सामने फ्रांसीसियों की ज़्यादा न चल सकी। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को बरसगीर से निकाल दिया और अंग्रेज़ अपने इक़्तिदार को तेज़ी से बढ़ाने लग गए। बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल बादशाह जो था जहांगीर और शाहजहां से बरसगीर में तजारत करने की इजाज़त भी हासिल कर ली। अंग्रेज़ों ने सूरत जो भारत का इलाका है एक के मुकाम पर एक तजारती कोठी कायम की। इसके बाद उन्होंने चेन्नई भारत के साहिल पर मज़ीद तजारती कोठियाँ भी बनाईं। 18वीं और 19वीं सदी ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जो मुकामी हुक्मरानों की नाचाकी और कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और अयारी और साजिशों से बरसगीर के बेशतर इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों के नौबादियाती इक़्तिदार में तेज़ी से इजाफा 1757 की जंग पलासी से हुआ, जब उन्होंने मीर जाफ़िर को अपने साथ मिलाकर बंगाल के हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दे दी। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें मुग़ल बादशाह शाह आलम सानी और मीर कासिम को शिकस्त देकर अंग्रेज़ों ने ओध और बंगाल पर भी कब्जा कर लिया। मैसूर की ताकतवर मुसलमान रियासत के हुक्मरान हैदर अली ने अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई ताकत का जवांमर्दी से मुकाबला किया। हैदर अली की वफ़ात के बाद उसका बेटा सुल्तान फ़तेह अली खान टीपू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी जहाद जारी रखा। अंग्रेज़ों ने निज़ाम हैदराबाद और मराठों से साज़बाज़ करके 1799 में मैसूर की लड़ाई में सुल्तान टीपू को शहीद कर दिया। सुल्तान टीपू की शहादत के बाद न सिर्फ मैसूर के इलाके पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, बल्कि उनका इक़्तिदार बरसगीर के दूसरे इलाकों में भी फैलने लगा। 19वीं सदी ईस्वी के वस्त तक अंग्रेज़ बरसगीर के मगरबी इलाकों यानी पंजाब और सरहद तक पहुँच गए थे। 1857 की जंग आज़ादी में
बरसगीर के रहने वालों ने अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म करके अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी बहाल करने की कोशिश की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1857 की जंग आज़ादी में क्या क्या वाक़यात पेश आए। 1857 की जंग आज़ादी के असबाब शुरू करने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस वॉर को डिफरेंट नेम्स दिए गए। मतलब ये कि पाकिस्तान और इंडिया में डिफरेंट हिस्टोरियंस ने नेम दिए इनको, और यूरोप के हिस्टोरियंस ने इसको डिफरेंट नेम्स दिए। यूरोपियन हिस्टोरियंस ने इसे इंडियन म्यूटिनी का नेम दिया। बाकी जो नेम थे वो इंडियन और पाकिस्तानी हिस्टोरियंस ने इसको दिए। फर्स्ट जो था वो ये था ग्रेट रिवोल्ट, एंड सेकेंड इंडियन रेवोल्यूशन, नेशनल अपराइजिंग, ग्रेट रिबिलियन ऑफ 1857 एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नेम भी इसको दिया गया। अब इसके कॉजेज़ पे आ जाते हैं कि इसकी वजूहात क्या थी, असबाब बगावत हिंद क्या था। पहली वजह तो पॉवर्टी यानी बेरोज़गारी थी। यहाँ से पॉवर्टी इस वजह शुरू हुई क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ से खाम माल लेकर जाना शुरू कर दिया यूरोप। वो यहाँ से खाम माल सस्ते दामों यानी ऐसा कि मुफ्त लेके समझे के लेकर जाते थे, और वहाँ से वो इनको एक फ़ाइन शक्ल में इनको लेकर आते और यहाँ बरसगीर की मंडियों में वो माल बेच देते। इससे मुकामी जो ताजरों थे उनको बहुत नुकसान हुआ क्योंकि इंडियन जो माल था, जो बरतानिया से माल आता था वो सस्ता था, और जो दूसरा माल मुकामी लोग तैयार करते थे वो महंगा होता था। और इसके साथ साथ बरसगीर का ज़्यादातर लोगों का पेशा जो था वो ज़राअत से मुंसलिक थे लोग, तो उन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिए। ये भी एक वजह बनी कि 1857 की जंग आज़ादी शुरू हो गई। एक और वजह थी, वो थी मज़हब। डिफरेंट मज़हब थे बरसगीर में आबाद, सिख, हिंदू, मुस्लिम। अंग्रेज़ों ने उनका मज़हब तब्दील करना शुरू कर दिया। इससे भी बहुत बड़ा मसला पेश आया। एक और वजह ये थी कि उन लोगों ने अरबी और फ़ारसी को निकालना शुरू कर दिया। मतलब कि वो पहले बच्चों को पढ़ाते थे अरबी और फ़ारसी, उन्होंने सिलेबस से ही वो निकाल दिया। ये भी एक वजह बनी। एक वजह थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसका मतलब ये है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये है कि जो बादशाह जिनके शहज़ादे थे, मतलब कि लड़कियां थीं लेकिन लड़के नहीं थे यानी वारिस नहीं थे, उनको अपनी रियासत जो थी वो अंग्रेज़ों को देनी पड़ जाती थी। ये उन्होंने कानून समझे राइज किया वहाँ। और एक और वजह ये थी कि लोकल रूलर्स, मतलब कि जो मुकामी हुक्मरान थे, उनसे उनकी जायदादें रियासतें लेना शुरू कर दी, मुकामी लोगों से उनकी जायदादें लेना शुरू कर दी, और उन्होंने अपना वेस्टर्न कल्चर जो था ना वो बरसगीर में लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने एहतजाज भी शुरू कर दिया। असबाब बगावत हिंद में सर सैयद ने इसकी दो बड़ी वजूहात बताई हैं। एक तो ये कि बरसगीर के रहने वालों को उन्होंने पॉलिटिकल डिसीजन में उनको हिस्सा लेने देते थे, सियासी सरगर्मियों में उनको हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी उन लोगों ने। और जो लोग थे बरसगीर के, उनको ब्रिटिश लाज, मतलब कि जो ब्रिटिश ने कानून लागू किया था वो भी सही तरह उसकी वजाहत नहीं की। इस वजह से ये वॉर जो थी वो हुई। लास्ट मुग़ल एम्पायर का मतलब ये है कि जो बरसगीर के बादशाह थे, वहाँ के हुक्मरान थे, उनके अंदर इत्तेफाक नहीं था, और बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल हुक्मरान था। 1857 की जंग आज़ादी हुई तो इसकी नाकामी की वजूहात क्या थी, अब हम ये बताएंगे। इसकी नाकामी की वजूहात में से एक वजह तो ये थी कि ये जो जंग थी ना वो बहुत देर से की गई, और इस जंग का कोई मकसद नहीं था, मतलब कि फ़ौजियों को कोई ख़ास मकसद नहीं बताया गया था। और इसमें एक वजह यह भी थी कि इसके अंदर लीडरशिप का फुकदान था, मतलब कि कोई एक हुक्मरान नहीं था, मुसलमानों और हिंदुओं में नाइत्तफ़ाक़ी थी, एक वजह ये भी थी। और ब्रिटिश जो थे उनका अज़म भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से ये वॉर फेल हो गई, मतलब कि इस वार में मुसलमानों को नाकामी हुई, और इसका जो ज़िम्मा था वो मुसलमानों पर हिंदुओं ने डाल दिया सारा का सारा। हालांकि इस जंग में
दोनों ने लड़ाई की थी, लेकिन जिम्मा जो था वो मुसलमानों पर डाल दिया गया। 1857 की जंगी आज़ादी की नाकामी के बाद बरसगीर में रहने वालों पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ करना शुरू कर दी हुक्मरानों ने, यानी ब्रिटिश एम्पायर ने। दिल्ली चूँकि वहाँ का दारुल सल्तनत था, इसलिए सियासी इंतज़ामी उखाड़ पिछाड़ का वो मरकज़ भी था। अंग्रेज़ों ने इक़्तिदार संभालने के बाद हर उस अफराद को जिसका ताल्लुक किसी न किसी तरह मुगलिया दरबार से था, उसको अपने इंतकाम का निशाना बनाया। किसी को फांसी दी गई, किसी को तोप के दहाने से बांधकर उड़ा दिया गया, किसी को काले पानी की सज़ा सुना दी गई, किसी को कैदोबंद की सौगतें बर्दाश्त करना पड़ी और जायदाद और पेंशन से तो कमोबेश सभी को महरूम कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों के इक़्तिदार को उसी वक्त इस्तेकाम हासिल होना था जब वो सारे अफराद जिनका ताल्लुक बराह रास्त दरबार से था या बिलवास्ता दरबार से मुंसलिक था, पूरी तरह बेदस्तो पा हो जाते। चुनांचे दिल्ली के आसपास मौजूद आबादी को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया ताकि मरकज़ी दारुलहुकूमत के वज़ाफ़ात में आज़ादी के मतवाले जमा ना हो सकें। किसी भी अमकानी मज़ाहमत या बगावत से बचने के लिए शहर से बाहर घरों को भी मस्मार कर दिया गया कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, और शहर में मौजूद लोगों के लिए ज़रूरी करार दे दिया गया कि वो इजाज़तनामा लेकर रहें, कि उन्हें लोगों को इजाज़तनामे जारी किया जाएगा जिनके वफादार होने का यकीन हो। एक ख़ास बात जिसकी तरफ गालिब मुतवज्जो करवाते हैं वो ये थी कि जो मुसलमान शहर में इकामत चाहे बक़दर मक़दूर नजराना दे दे। गोया अंग्रेज़ मुसलमानों पर ज़्यादा सख्ती कर रहे थे। इसकी वजह शायद ये भी है कि अंग्रेज़ों ने इक़्तिदार मुसलमानों से छीन लिया था और उन्हें मुसलमानों की तरफ से मज़ाहमत का ज़्यादा खदशा भी था, इसलिए मुसलमानों को ज़्यादा सलाहों का निशाना बनाया गया। हालांकि किसी भी फ़र्द को अपने मुल्क, अपनी सरजमीन में रहने के लिए किसी इजाज़तनामे की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन नौबादियाती निज़ाम में मुकामी आबादी की हालत गुलामों से भी बदतर हो गई थी। लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद हिंदुओं ने दरपर्दा अंग्रेज़ों से मुफाहमत कर ली थी और मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी शुरू कर दी। अंग्रेज़ ने बरसगीर की हुकूमत चूँकि मुसलमानों से छीनी थी, इसलिए वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझने लग गए थे। इसी दुश्मनी की वजह से उन्होंने मुसलमानों से उनके ओहदे, उनकी जायदादें और दूसरी अमलाक भी छीनना शुरू कर दी। मुसलमानों पर तालीम के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। फ़ारसी को मुसलमानों की ज़बान समझकर उन्होंने अदालतों से खारिज कर दिया और इसकी जगह अंग्रेज़ी ज़बान को राइज कर दिया। इन सब वजूह की बिना पर मुसलमान इस नए निज़ाम से बेजार होने लगे। हिंदू अपने रिवायती चालाकी से काम लेते हुए इस जंग का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाते हुए अंग्रेज़ों के हमनवा बन गए, जिसके नतीजे में मुसलमानों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का ग़ज़्व ग़ज़ब मज़ीद बढ़ने लग गया। मुसलमानों पर हर तरह के जुल्म और सितम ढाए गए। मुसलमानों के रहनुमाओं को कत्ल कर दिया गया, उन्हें जेलों में कैद किया गया, उनकी जायदादें और ज़मीनें ज़ब्त कर ली गईं। गर्ज़ मुसलमानों को हर तरह की तकलीफ़ों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसलमानों का हालत ज़ार का अंदाज़ा अंग्रेज़ मौरख़ीन के दर्जल अक़वाल से लगाया जा सकता है। एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ विलियम हंटर के बकौल मुसलमान होना जुर्म करार पाया। मुसलमानों की जायदादें और जागीरें हिंदुओं और सिखों में तकसीम कर दी गईं। मुग़ल हुकूमत के ख़ात्मे के साथ ही आखिर बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करके रंगून भेज दिया गया। शाही ख़ानदान के तमाम अफराद को तय करने पर कमर कस ली गई। शहज़ादों को चुन चुन कर मारा गया, शहज़ादियों को रुस्वा किया गया। शहज़ादों के सर बहादुर शाह ज़फ़र को नाश्ते के तौर पर दिए गए। एक कपड़ा रखा गया था। सर जो थे शहज़ादों के थे वो एक जैसा ट्रे में एक नाश्ता सजा के दिया जाता था पहले बहादुर शाह ज़फ़र को, वैसे उस एक ट्रे में शहज़ादों के सर रखे गए और उसके ऊपर उन्हें कपड़े से ढांप दिया गया। उम्रा की तज़लील की गई, मईशत तबाह हो गई, जागीरें छीन ली गईं, दुकानें कब्ज़े में ले ली गईं। मुसलमान मुफलिस और बेआसरा हो गए। लोगों को तरह तरह की सज़ाएं दी जाने लगीं। सज़ाए मौत का शिकार अमूमन मुसलमान ही हो रहे थे। हर एक को जान के लाले पड़े थे और तबाही और बर्बादी का राज था। एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ बासोर्ट स्मिथ के बकौल
अंग्रेज फौजी शिकारी कुत्तों की तरह गलियों में फैल गए और एक के बाद दूसरे मकान में दाखिल होकर सब कुछ लूटने लग गए। एक अंग्रेज मौरख लॉर्ड अब्बर्ट कहता है, मेरा गुजर दिल्ली के चांदनी चौक से हुआ तो हर जानिब लाशों के अंबार थे। सर सैयद ने एक जगह मुसलमानों की तबाही के हवाले से लिखा था, कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का ना ढूंढा हो। इन हालात के फितने नतीजे के तौर पर मुसलमान अपने मुस्तकबिल से मायूस होने लग गए। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को कैसे बेदार किया, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।